हाय गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं प्रियांशु शर्मा आप सभी की होम साइंस मेंटर इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। इफ आप लोग यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको पेपर वन में पीडी दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड पेपर टू में होम साइंस कवर कराने वाली हूँ। सेशन को करेंगे लाइक एंड शेयर, एंड जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैंने अपना 2 टाइम्स यूजीसी नेट होम साइंस में क्वालिफाई किया है। जेआरएफ अड्डा इज ऑल्सो लॉन्च इस सिलेक्शन पैक, ये नया साल सिलेक्शन के नाम, जहां आपको पेपर वन के लिए पीवाईक्यू बुक, टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स मिल जाएगा। हमारा जनरल पेपर वन का 30 डे का क्रैश कोर्स भी चल रहा है, जहां आप अवेल कर सकते हैं, जहां आपको मिलेंगे कॉन्सेप्ट्स प्लस ट्रिक्स। हमारा 5 ईयर का पीवाईक्यू बुक भी लॉन्च हो चुका है पेपर वन के लिए, जहां पे आपको यूनिट वाइज पीवाईक्यू मिल जाएंगे फ्रॉम द ईयर 2019 टू 2024। चलिए आज सेशन का स्टार्ट करते हैं। तो हम अगेन वही चीज, अपना वही कॉन्सेप्ट रखेंगे। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेंगे, फिर उसका डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जितने पीवाईक्यूज होंगे वो हम कवर करेंगे। तो आज हम पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग, द ग्रीन हाउस इफेक्ट, द ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अरेंज करना है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंट्रीब्यूशन क्या होता है इन गैसेस का टुवर्ड्स द ग्लोबल वार्मिंग। कौन कौन सी गैसेस है जी? अपने पास है मिथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमको इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले, देखो ग्रीन हाउस क्या होता है। तो एक ही आपको नीचे दिख रहा होगा, दिस इज एक कांच का घर। ठीक है, एक ही कांच का घर है। अभी करता क्या है, ये बेसिकली सनलाइट को अपनी तरफ क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। ठीक है, इसके अंदर सारा सनलाइट क्या हो जाता है, अंदर फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है, और प्लांट अपना खाना बना पाते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। क्योंकि प्लांट को खाना बनाने के लिए एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, वो कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस, इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। ठीक है, एंड दे नीड द कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो करते क्या है, जब बहुत ज्यादा ना बाहर ऐसे ठंडी ठंडी होती है, ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस ना हम ऐसा ना ग्रीन हाउस सा बना देते हैं, जिसमें आपकी सनलाइट क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, और अपना प्लांट जो होता है वो वार्म हो जाता है और अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बना पाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आखिर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। देखिए, जो अर्थ है ना, अगर हम अर्थ को एक ग्लास से कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो अर्थ के अराउंड क्या हो जाती है, एक लेयर होती है। कौन सी लेयर है, दैट इज मेड अप ऑफ द ओजोन। ओजोन की लेयर होती है ये। किसकी ओजोन, किसकी लेयर होती है जी, ओजोन की लेयर होती है। ठीक है, अब होता क्या है, जो ये सनलाइट होती है ये यहाँ पे ना ट्रैप हो जाती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस ये हो जाती है यहाँ पे ट्रैप, और ट्रैप होने के बाद ये हमें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर देती है। देखिए, जो नेचर अर्थ है, द मदर अर्थ, उन्होंने, उनका मेन मकसद था ग्रीन हाउस गैसेस का देने का थोड़ा पॉजिटिव, राइट, कि आपका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन हो पाए, अर्थ थोड़ी वार्म रह पाए। जैसे अगर देखो रात के टाइम पे तो क्या हो जाता है, रात के टाइम पे तो सन होता नहीं है, तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, अर्थ बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी। तो गर्म रहने के लिए उस टाइम पे पर्टिकुलरली वी नीड वार्म। ठीक है, तो हमारा मदर अर्थ ने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सोच के ये प्रोसेस चालू किया था, जो कि क्या था आपका ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला जो ये आपका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, बट हमने क्या किया है, हमने इतना ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो गया, जो कि वन ऑफ द योर ग्रीन हाउस गैस है। और आपका और बाकी जो आपकी गैसेस है ना, उनका बहुत ज्यादा अमाउंट है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से अब इट विल लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग। क्या कॉज हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो गया है। ठीक है, तो बेसिकली तो हम अगर मोटे तौर पे देखें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, ताकि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन हो सके, हम इजिली सरवाइव कर पाए। ठीक है, ताकि हमारा जो अर्थ है वो थोड़ी वार्म रह पाए। ठीक है, बट व्हाट वी डिड द नेगेटिव इम्पैक्ट। कैसे, हमने इतना ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, इतनी सारी गैसेस का लेवल, जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। अब देखो क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस विल लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग। क्या कॉज कर रही है वो, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या हो जाता है, जो अर्थ का टेम्परेचर है इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है। क्या हो गया, इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से अब बहुत सारे ना आपके कॉन्सिक्वेंसेज आने स्टार्ट हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके ग्लेशियर्स मेल्ट होने स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से और नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स वगैरह, ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई। अगर हम ना एक इसको एक आपका ये ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस को अगर हम एक कार से कंपेयर करें, होता क्या है, जैसे कि आपके गर्मियों में, फॉर एग्जांपल, गर्मियों में आपकी कोई गाड़ी बहुत देर से खड़ी हुई है सन के नीचे।
ठीक है? तो जब आप बहुत टाइम के बाद उस गाड़ी को जब थोड़ा देर के बाद आप खोलते हैं तो अंदर का ना टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है, गाड़ी एकदम भभक रही होती है। रीज़न भी क्योंकि जो ये शीशा होता है ना, इसका जो ग्लास होता है वहाँ से सारी सनलाइट ना अंदर ना ट्रैप हो जाती है, वो फँस जाती है। इसकी वजह से आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो आपका बहुत ज़्यादा वार्म्थ बढ़ जाता है। सिमिलरली अगर हम इस गाड़ी को अर्थ से कंपेयर करें तो अर्थ का टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कॉज़ हो गया है। ठीक है? उसके बाद हम एक और चीज़ पढ़ेंगे ओज़ोन के बारे में। तो अर्थ के अराउंड क्या है, एक बहुत पतली सी लेयर है। कौन-सी लेयर है वो? ओज़ोन की लेयर है। ठीक है? अब होता क्या है, जो आपका है ऑक्सीजन, ठीक है? अल्ट्रा वायलेट जो रेज़ होती हैं, किससे निकलती है जी? सनलाइट से निकलती है, इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। ये ना क्या करती है, तोड़ देती है उसको ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन में। और ये प्रोसेस कौन-सा होता है? ये होता है आपका फोटोलिसिस। इसी वर्ड के पीछे लिसिस लग जाए, उसका मतलब होता है टूटना, ठीक है? फोटो का मतलब होता है लाइट। जब लाइट की वजह से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होता है, टूटता है, तो ये बना देता है ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, जिसे हम मोनो ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? उसके बाद जब ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ना, ये जो मोनो ऑक्साइड है, ये सिंगल वाला है, ये ऑक्सीजन के और एनवायरनमेंट जो और मॉलिक्यूल है, उनके साथ जब रिएक्ट करता है, तो ये O3 बन जाता है। ठीक है? क्या बना लेता है? O3 बना लेता है और यही हमारा क्या होता है? यही हमारा ओज़ोन होता है, ठीक है जी। अब ये जो ओज़ोन होता है, ये 2 तरीके से एनवायरनमेंट के अंदर प्रेज़ेंट होता है। क्या होता है जी? 2 तरीके से एनवायरनमेंट के अंदर प्रेज़ेंट होता है। एक होता है आपका ट्रोपोस्फेरिक और दूसरे वाला होता है आपका स्ट्रैटोस्फेरिक। ट्रोपोस्फेरिक ओज़ोन का मतलब क्या हो जाता है, जो कि हमारी देखो एटमॉस्फेयर की लेयर जो हमारा सेकंड टॉपिक रहने वाला है, उसमें हम पढ़ेंगे, तो हमारी बहुत सारी लेयर्स होती है। जो हमारी ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर होती है, उसमें जो ओज़ोन प्रेज़ेंट होता है, उसे ट्रोपोस्फेरिक ओज़ोन कहते हैं। जो स्ट्रैटोस्फेरिक लेयर के अंदर ओज़ोन प्रेज़ेंट होता है, उसे हम स्ट्रैटोस्फेरिक ओज़ोन कहते हैं, ठीक है? अब जो ट्रोपोस्फेरिक ओज़ोन होता है, इसको बैड ओज़ोन के नाम से जाना जाता है। किस ओज़ोन के नाम से जाना है? इट इज़ अ वेरी बैड ओज़ोन। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। राइट। और दूसरे वाला आपका स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है, इट इज नोन एज द गुड ओजोन। किस नाम से जानते हैं? इट इज अ गुड ओजोन। रीजन भी क्योंकि ये क्या करता है, ये बहुत सारे आपके अल्ट्रावायलेट है, ठीक है? अब क्या होता है, देखो सनलाइट है, सनलाइट से क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है। अब अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है वो 3 उसमें क्लासिफाई होता है। एक अल्ट्रावायलेट ए, एक होता है अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, ठीक है? ये हार्मफुल रेज होती है बेसिकली। अल्ट्रावायलेट ए की वजह से कौन-सी बीमारी हो सकती है? कैटरैक्ट हो सकती है, ठीक है? ये आँखों की बीमारी हो जाती है, जिसमें आँखें खराब हो जाती है बेसिकली, ठीक है? अंधापन आने लग जाता है, दैट इज़ अ कैटरैक्ट, ठीक है? उसके बाद आपको अगर अल्ट्रावायलेट बी का एक्सपोज़र हो गया, ठीक है? तो इट कैन लीड टू द स्किन कैंसर। और स्किन कैंसर को क्या बोलते हैं? मेलानोमा के नाम से जानते हैं, ठीक है? और अल्ट्रावायलेट सी क्या होता है? अल्ट्रावायलेट सी क्या होता है? आपका मोस्ट डेंजरस वन होता है, ठीक है? बट ये अर्थ की सतह तक पहुंच ही नहीं पाता, अर्थ की सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाता, इसी वजह से हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन हमें अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी से कहीं ना कहीं बचा रहा होता है। इसी वजह से इट इज अ टर्म्ड एज अ वेरी गुड ओजोन, ठीक है? जो कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को हम वेरी बैड ओजोन मानते हैं, क्योंकि इसी की वजह से क्या हो रहा है, आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है? आई होप आपको इतनी सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। अब देखो क्या होता है, अब आता है आपका गैसेस के ऊपर कि आखिर ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है जिसकी वजह से इतना ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो गया है। तो पहली आपकी आती है कौन सी? पहली आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है पहली इज द कार्बन डाइऑक्साइड। कितने परसेंट है? इट इज 56% है। कितने परसेंट है जी? 56%। दूसरे वाला आपका कौन सा आ जाता है? दूसरे वाला आता है मीथेन। दूसरे वाली कौन सी है? मीथेन। मीथेन कितना है जी? इट्स 18%। तीसरे वाला जो आता है आपका आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम सीएफसीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? क्या जानते हैं? सीएफसीज। अभी सीएफसीज निकलते किससे हैं? बहुत सारे आपके क्या होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, एसी वगैरह हो गए, ठीक है? फ्रिजेस हो गए, इनमें से क्या हो जाते हैं, आपके सीएफसीज रिलीज आउट होते हैं। ये कितने होते हैं? 13% होते हैं, ठीक है? एक होते हैं आपके ओज़ोन होते हैं। ये आपकी कौन से वाली ओज़ोन की बात हो रही है? ये वाली आपकी ओज़ोन की बात हो रही है, जो आपकी बैड ओज़ोन है। कौन से वाली? ट्रोपोस्फेरिक ओज़ोन की बात हो रही है, ठीक है? फिर एक और होता है आपका इट इज़ अ नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है ये? नाइट्रस ऑक्साइड है। देखो 2 चीज़ें होती हैं, केमिस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा 9th-10th में, एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है? एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसको ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से कंफ्यूज मत कर देना, ठीक है? इट इज द नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है? इट इज द नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है? ये कितना है? ये है जी कितना परसेंट जी? 6% है, ठीक है? और इसमें एक और इंक्लूडेड है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसमें से छठी मिसिंग है। क्या आप बता सकते हो वो छठी क्या है? वो छठी है
वाटर वेपर। कौन सी है जी वो? वाटर वेपर है। ठीक है? तो ये सारी चीजें होती है। तो हमने अभी तक किसके बारे में पढ़ा? वी हैव स्टडीड अबाउट, एक तो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, कैसे वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रही हैं। अब लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया कि ग्लोबल वार्मिंग छोड़ो, अर्थ की ना ग्लोबल बॉइलिंग हो रही है। इतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, ठीक है, जिसकी वजह से आपके ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो जाता है। जो आपकी नेचुरल प्रोसेस है ये, जिसमें कि आपकी कुछ गैसेस ट्रैप हो जाती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसकी वजह से आपका प्लेनेट गर्म रहता है, ताकि हम अपनी जीवन यापन आराम से कर सके, ठीक है। आपकी गैसेस कौन कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, पहले मैंने आपको एनओ बताया था, इट्स N2O, सॉरी, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाता है? वाटर वेपर होता है, इट्स दी ओजोन, ठीक है। और आपके क्या हो जाते हैं? फ्लोरिनेटेड गैसेस, जैसे कि आपका CFCs हो गए, ठीक है, HFCs हो गए, ये सारे आते हैं। इसका कॉज क्या हो जाता है? जो आपकी सोलर रेडिएशन होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करते हैं, कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बट कुछ रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, तो वो यहीं पे रह जाते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो फंस जाते हैं और बाहर नहीं जा पाते। इसका इम्पैक्ट क्या हो जाता है आपका? ये अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये बेसिकली आपका ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर दे रहा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग छोड़ो, ग्लोबल बॉइलिंग हो रहा है, इतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है दिन प्रतिदिन। ग्लोबल वार्मिंग क्या हो जाता है? एक ये लॉन्ग टर्म राइज होता है जब आपका अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ह्यूमन एक्टिविटीज कौन कौन सी है? सबसे पहले हम फॉसिल फ्यूल का कंबशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है आपका डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन का मतलब पेड़ काटना, ठीक है, बहुत ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। आपके बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, जिसमें कि क्या हो जाता है? इंडस्ट्री से बहुत सारा वेस्ट निकल रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कॉज हो रहा है। आपके एग्रीकल्चर से, जैसे कि आपकी पराली जलाई जाती है, उससे बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? आपका लाइफ स्टॉक जलाया जाता है, उससे बहुत ज्यादा आपका क्या होता है? पॉल्यूशन कॉज होता है। एंड द वेस्ट मैनेजमेंट आपका ढंग से नहीं हो रहा है, उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। अब इसका इफेक्ट क्या हो जाता है? सबसे पहले आपके सी लेवल राइज कर रहे हैं, ठीक है, आइस कैप्स आपकी मेल्ट कर रही है, ग्लेशियर्स आपके मेल्ट कर रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी खतरे में आ गई है, और फूड सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा खतरा साबित हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम इसके बारे में ना एक साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, दैट इज द रेडिएटिव फोर्सिंग कॉम्पोनेंट, ठीक है। अब ये क्या होता है? इसके अंदर देखो दो तरीके के कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, राइट। पॉजिटिव वाले कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। अब ये बताती हूँ ये क्या होता है। एक होता है आपका ग्लोबल कूलिंग, राइट। अब देखो सबसे पहले हमने बचपन में ना या फिर 9th 10th में बेसिकली हमने वो देखा होगा, ग्राफ देखा होगा, जहाँ पे हम ये देखते हैं, ये वाला आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाला आपका वाई एक्सिस होता है, ये ऊपर वाला होता है पॉजिटिव, नीचे वाला होता है नेगेटिव, यहाँ वाला होता है एक्स एक्सिस नेगेटिव और यहाँ वाला होता है पॉजिटिव, राइट। ये हमने चीजें पढ़ी थी। अब होता क्या है? पॉजिटिव वाले का मतलब है ऐसी वाली गैसेस जो कि ऊपर वाली साइड पे है, जो कि आपका ग्लोबल वार्मिंग को कॉज कर रही है। एंड आपका नेगेटिव का मतलब क्या है? जो नीचे वाली साइड पे आ रही है, जो कि आपकी ग्लोबल कूलिंग कॉज कर रही है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? तो बेसिकली आपका पहला आता है, इसके अंदर आता है कौन से वाला? आपका आता है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। और इस वाले के अंदर आपका क्या आता है? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। क्या आता है जी? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। इसके अंदर देखो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, तो क्या कॉज हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इट इज अ रेडिएटिंग फोर्सिंग कंपोनेंट। कौन से वाले? ये ऊपर वाली साइड पे, एक्स एक्सिस से ऊपर वाली साइड पे, दैट्स व्हाई इनको पॉजिटिव बोला गया है, ठीक है। इनको नेगेटिव क्यों बोला गया है? क्योंकि ये देखो ग्राफ में नीचे नेगेटिव वाली साइड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द नेगेटिव रेडिएटिंग फोर्सिंग कंपोनेंट्स। तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं? इसके अंदर देखो आपके सारे ना ग्रीन हाउस गैसेस आ जाएंगी। कौन से वाली? जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आप ये देख रहे हैं, ये ऊपर की साइड पे देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपका मीथेन है, राइट। ये आपका क्या है? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये आपके क्या है? स्ट्रेटोस्फेरिक आपके वाटर वेपर्स है, ये भी इसी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं। दूसरा आपका कौन सा आता है? ग्लोबल कूलिंग आता है, जो कि आपका कौन से, इसमें कौन सा होता है? आपका स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन प्रेजेंट, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आपके कंपोनेंट्स कौन से वाले आते हैं? एरियोसोल्स। एरियोसोल्स, अब ये चीज याद रखना, एरियोसोल्स होंगे एक्सेप्ट ब्लैक कार्बन, ब्लैक कार्बन को छोड़कर, ठीक है। क्या छोड़कर? ब्लैक कार्बन को छोड़कर। इसमें यूजुअली कौन से वाले एरियोसोल्स आते हैं? यहाँ पे आते हैं आपके सल्फेट एरियोसोल्स। कौन से वाले आते हैं जी? सल्फेट एरियोसोल्स आते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल के तौर पर मोस्ट कॉमनली ये प्रेजेंट होते हैं। दूसरे वाले आपके कौन से हो सकते हैं? एक आता है आपका, यहीं पे होता है एल्बीडो। एल्बीडो क्या है? ये है आपका स्नो। ये बहुत प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या कॉज करता है? ये ग्लोबल कूलिंग कॉज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यहाँ पे कंपैरेटिवली ग्लोबल कूलिंग होती है, ये टेम्परेचर को कम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाती है। आई होप आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई हो। अगर किसी का कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था, दैट वाज अबाउट, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, इसको हमें अरेंज करना था, राइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब हम देखें तो मिथेन का कितना परसेंट है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर भैया सबसे बड़ा, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, राइट। उसके बाद चीज क्या होती है देखते हैं। तो हमारा मिथेन कितना होता है? मिथेन होता है जी हमारा 18%। कितना होता है? 18% होता है, ठीक है। हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितने थे जी? 13% थे। हमारा नाइट्रस ऑक्साइड N2 जो हमने पढ़ा है, ये कितने परसेंट होता है? ये होता है हमारा 6%। और उसके बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है, 56% होता है। तो यही से देख के पता लग जाएगा। डी ऑप्शन तो देखो सबसे लास्ट में आएगा। अब सबसे कम वाला कौन सा है? सबसे कम वाला है आपका सी ऑप्शन, तो आपका सी ऑप्शन पहले आएगा, ठीक है। अब इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इन दोनों में से देखेंगे। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है? सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? 6% है। उसके बाद आपका क्या आएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन आएगा जो कि 13% है। इसके बाद बी ऑप्शन आना चाहिए, तो यहीं पे दिया हुआ है, तो इससे हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वाली चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पॉजिटिव रेडिएटिंग फोर्स से वार्मिंग इफेक्ट इन द ग्लोबल क्लाइमेट। आपका ग्लोबल वार्मिंग जो कॉज कर रहा है, क्या कॉज कर रहा है जी? आपका ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग हमने कौन से वाला पढ़ा था पीछे वाली स्लाइड में? ग्लोबल वार्मिंग हमने पढ़ा था, कौन से वाला कॉज करता है? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कॉज करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, राइट। तो सबसे पहले रेडिएटिंग फोर्सिंग आखिर होती क्या है? ये एक ऐसा, ये इन्फ्लुएंस करता है, फैक्टर हैज अ बैलेंस ऑफ द इनकमिंग एंड द आउटगोइंग एनर्जी इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। इनकमिंग और आउटगोइंग एनर्जी को क्या करता है? बैलेंस करने का काम करता है। जो आपकी पॉजिटिव रेडिएटिंग फोर्सिंग होता है, जिसकी वजह से आपकी क्या होती है? वार्मिंग होती है, और नेगेटिव वाले की वजह से आपकी क्या होती है? कूलिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। क्या होती है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन? हमारी एक ग्रीन हाउस गैस है जो कंट्रीब्यूट करती है पॉजिटिव रेडिएटिंग फोर्स को, जिसकी वजह से आपकी वार्मिंग हो रही है। इट इज फॉर्म्ड बाय द फोटोकेमिकल, एक आपका रिएक्शन होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, फोटो का मतलब है लाइट, और केमिकल रिएक्शन हो रहा है एक, जिसमें आपकी कौन कौन से आपके बहुत सारे पॉल्यूटेंट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है, आपका वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम वीओसीज के नाम से जानते हैं, अंडर द सनलाइट। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन हमने पढ़ा है, क्या है ये? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन आपकी अच्छी वाली ओजोन होती है, जो कि आपको हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट कर रही होती है। अब ये क्या करती है? इनका इंपैक्ट होता है पॉजिटिव रेडिएटिंग फोर्सिंग की तरफ, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कंटेक्स में हम इसको फोर्स करते हैं, ठीक है। इसका इम्पैक्ट बेसिकली ये देख रहे हैं, राइट। उसके बाद चीज क्या हो जाता है यहाँ पे? सल्फेट एरियोसोल्स क्या हो जाते हैं? ये जो पार्टिकल होता है, इसका नेगेटिव रेडिएटिंग फोर्सिंग इफेक्ट होता है, जो कि आपका क्या कॉज कर रहा है? ग्लोबल कूलिंग बाय रिफ्लेक्टिंग द सनलाइट बैक इनटू द स्पेस, राइट। आपका तीसरे वाला क्या कहता है? सल्फर डाइऑक्साइड, ये कंट्रीब्यूट करता है फॉर्मेशन ऑफ द सल्फेट एरियोसोल। जो हमने पढ़े ना एरियोसोल्स में, खासकर सल्फेट वाले जो एरियोसोल्स हो जाते हैं, वो किसकी वजह से बन रही है? SO2, आपके सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ही बन रहे हैं, जिसका एक कूलिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट ना ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अब इसके बारे में पढ़ना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्या ये टॉक्सिक होती है? ये वेपराइज हो जाती है जस्ट बिलो द लो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर? ये फ्लेमेबल होती है? ये स्टेबल होती है? ये डिस्ट्रॉय कर रही है ओजोन को? इसका आंसर देखेंगे, आंसर इज द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? बी, डी एंड ई। बी, डी एंड ई। इसका मतलब क्या कहता है? ये हम कॉन्सेप्ट याद कर लेंगे जो आपके CFCs हो जाते हैं। देखो फर्स्टली ये टॉक्सिक तो नहीं होती है, तो जहां जहां आपका ए ऑप्शन आएगा हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। ये आपका वेपराइज हो जाती है जस्ट बिलो द रूम टेम्परेचर, इसी वजह से हम CFCs को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, किसमें? एसीज में, रेफ्रिजरेटर्स में, ठीक है। ये फ्लेमेबल, अब भैया फ्लेमेबल होती, फ्लेमेबल का मतलब क्या हो जाता है? ज्वलनशील। अगर ये ज्वलनशील होती, क्या हम उसे एसी में यूज कर लेते? नहीं कर पाते। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जहां जहां आपका सी ऑप्शन हो रहा है, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, परसिस्टेंट होती है, इसी वजह से ये क्या करती है? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन तक पहुंच जाती है। क्या करती है? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन तक पहुंच जाती है। और इसी की वजह से ऐसा बोला भी जाता है, देखो ये हमारी अर्थ है,
अर्थ के अराउंड क्या है? ओजोन है, राइट? ओजोन की लेयर है। अब ये बोला जाता है कि जो अंटार्कटिका वाला रीजन है, वहां पे जो ओजोन है, उसकी जो परत है वो बहुत ज्यादा थिन है। ठीक है, क्या है? बहुत ज्यादा थिन होती है, थिन होती जा रही है। ठीक है, थिन है। अब ये कब डिस्कवर हुआ था? ओजोन होल यहाँ से डिस्कवर हुआ था। अब यहाँ पे एक होल कोज हो गया है, जिसकी वजह से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है वो क्या कर रही हैं? अंटार्कटिक वाले रीजन से अर्थ की सरफेस के अंदर आ रही हैं। ठीक है, अब ये ओजोन होल डिस्कवर कब किया गया था? ये किया गया था 1984 के दरमियान, ये डिस्कवर किया गया था। अब सीएफसीज इतने ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसी वजह से स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन में जाकर, अब भाई जो चीज ज्यादा स्टेबल होगी वो घातक तो होगी, तो ये क्या करती है? ये यहाँ पे ओजोन होल को क्रिएट करने में बहुत इज द मेन कॉज बिहाइंड दिस कि ओजोन होल हो रहा है। ठीक है, कौन सा मेन कॉज है? आपकी सीएफसीज का एमिशन है, बहुत ज्यादा जो एनवायरनमेंट में हो रहा है, और ये ओजोन को डिस्ट्रॉय कर रही है। जी हाँ, ये ओजोन को डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है, इट विल लीड टू द ओजोन होल, राइट? तो यहाँ से हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि वेपराइज कर जाती है सबसे पहले, इसी वजह से हम इसको रेफ्रिजरेंट्स में, एरियोसोल्स, प्रोपेलेंट्स में यूज करते हैं। ये बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, ये केमिकली वेरी स्टेबल है, इसी वजह से ये बहुत परसिस्टेंट होती है। परसिस्टेंट मतलब जो कोई बहुत लंबे समय तक कोई चीज हमारे एनवायरनमेंट में रह सके, वो परसिस्टेंट होता है। ठीक है, और इसकी वजह से आपका जो ये क्या हो जाती है? ये स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच जाती है। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, अच्छी वाली ओजोन को क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है। ये डिस्ट्रॉय कर रही है ओजोन को, और इसकी वजह से हम लोग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ज्यादा एक्सपोज हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी अल्ट्रावायलेट ए बी सी आपके अर्थ के एनवायरनमेंट में पहुंच पा रही है, अर्थ की सरफेस तक पहुंच पा रही है, यानी कि बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके की कैंसर्स, ठीक है, और बीमारियां, कैटरैक्ट वगैरह हमें हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है, जनरली है ना, नॉन टॉक्सिक होती है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में, बट ये क्या होती है? परसिस्टेंट होती है और घातक साबित होती है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ये फ्लेमेबल नहीं होती है, दे आर दी नॉन फ्लेमेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन कहता है कि आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है हैज द डायरेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड का डायरेक्टली ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। रीजन क्या कहता है? कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एनवायरमेंट कैन फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैन ऑल्सो अफेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ द मीथेन। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दैट ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। रीजन बीइंग, एक बात बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड का हमने पढ़ा है क्या ये ग्रीन हाउस गैस है? नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, राइट? इसका एक ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? और हम दूसरा ना, यहाँ पे जो असर्शन रीजन में हम क्या लगाते हैं? बिकॉज लगा के भी चेक करते हैं। ठीक है, वैसे तो ये बन ही नहीं रहा है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन ही आपका इनकरेक्ट है। तो कहता है जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर देता है जब ये आपका, और ये ऑल्सो अफेक्ट करता है आपका मीथेन की कंसंट्रेशन को। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। मीथेन इज द डिफरेंट थिंग, वो अलग चीज से जनरेट हो रहा है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड अलग चीज से जनरेट हो रहा है। ठीक है, उनके सोर्सेज अलग अलग है। तो क्या कहता है? तो हमारा क्या हो जाएगा? असर्शन क्या हो जाएगा? हमारा फोल्स हो जाएगा, और हमारा जो दूसरे वाला कॉन्सेप्ट है वो हमारे क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो क्या कहता है? जो कार्बन मोनोऑक्साइड हैज द डायरेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट, दिस इज false because carbon monoxide does not directly contribute to the greenhouse effect. It is not classified as a greenhouse gas। भैया ये ग्रीन हाउस गैस है ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, दूसरा रीजन क्या कह रहा है? जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है in the atmosphere can form the carbon dioxide and also affect the concentration of the CO4। ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू है। क्यों है? जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनडायरेक्टली क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है? कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? वो कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहा है। जब ये किसके साथ रिएक्ट करता है? आपके हाइड्रोक्सिल मतलब OH रेडिकल्स के साथ आपका रिएक्ट करता है एनवायरमेंट के अंदर, reducing the availability of the hydroxyl radicals will which would otherwise help to break down the CH4 का ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से आपका मीथेन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब हमें ना करेक्ट सीक्वेंस बताना। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किसके ऊपर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेयर के ऊपर, राइट? अब देखो, तो हमारे क्या कह रहा है? आपको लेयर्स के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी लेयर्स ना अरेंज करनी है, जो हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती है। ठीक है, देखो इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ है अपना इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम में आपके दोनों कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है आपका एबायोटिक कंपोनेंट, राइट? बायोटिक कंपोनेंट होता है आपका लिविंग कंपोनेंट,
ठीक है, जिसमें आपके क्या आ जाते हैं, सारे के सारे फ्लोरा एंड फौना आ जाते हैं, ठीक है। फ्लोरा मतलब आपके सारे के सारे क्या आ जाएंगे, आपके प्लांट्स वगैरह आ जाएंगे। फौना में आपके सारे एनिमल्स इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और ए बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, राइट। उसके बाद हमने ये चीज पढ़ी है कि हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे अलग अलग तरीके के स्फेयर्स होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, एक होता है हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है। एक होता है हमारा हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। एक होता है हमारा लिथोस्फेयर, और एक होता है हमारा बायोस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या आ जाता है, हमारे अराउंड क्या है, सबसे पहला आपका इंटरेक्शन किसका है भाई, एटमॉस्फेयर का। जो हमारे आसपास का वातावरण है वो हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स आती है, इन्हीं लेयर्स के बारे में क्वेश्चन था, ठीक है। अब हाइड्रो, हाइड्रो जिस वर्ड के आगे लग जाएगा, हाइड्रो का मतलब ही वाटर होता है, तो हाइड्रोस्फेयर में मतलब आ जाएंगे आपके सारा का सारा वाटर बॉडी वाला कंटेंट, आपके ओशियंस है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, ठीक है। एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दैट। लिथो का मतलब होता था आपका भूमंडल, भूमंडल कहते हैं मतलब आपका जो बेसिकली आपका पृथ्वी वाला पार्ट होता है, जो आपका लैंड वाला पार्ट होता है, वो आपका लिथोस्फेयर के अंदर आता है। और बायोस्फेयर के अंदर क्या आ जाता है, ये तीनों कंपोनेंट इसके इंक्लूड होते हैं, राइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, बेसिकली हम देखेंगे लेयर्स क्या क्या होते हैं। तो उसको देखो, याद करने का क्या तरीका होता है, टसम टी के नाम से इसको याद कर सकते हो, नीचे से ऊपर लिखना टसम टी, ठीक है। चाय वाला ये टी है ना, तो इसका ए हटा देना, ये टी ले लेना, ठीक है। टसम टी, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो टी का मतलब क्या है, दिस इज द ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। एस का मतलब क्या है, इट इज द स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में कौन सी है भैया, आपकी बैड ओजोन है ना, जहां पे आपका बहुत ज्यादा पॉल्यूशन एंड ये सारा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में आपका कौन सा, इट इज अ गुड ओजोन, जहाँ पे आपका क्या है, जो कि आपको अल्ट्रा वायलेट, हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेस से प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर आपका एम का मतलब क्या है, मीसोस्फेयर, ठीक है। फिर आपका टी का मतलब क्या है यहाँ पे, थर्मोस्फेयर, ठीक है। फिर आपका एक्स का मतलब, ई का मतलब क्या है आपका, एक्सोस्फेयर। क्या है हमारा इसका मतलब, एक्सोस्फेयर होता है। तो अगर हम यहाँ से चीज देखें, तो सबसे पहले तो आप ये चीज देख सकते हैं कि इनका देखो टेम्परेचर क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या आपका, जो आपका ट्रोपोस्फेयर होता है, वहां पे आपके क्या हो जाते हैं, हॉट एयर बैलून्स होते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे ये होता है। फिर आपका स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर आ जाती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से चीजें देखें, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो आपका ट्रोपोस्फेयर है वो आपका बैड ओजोन है, जिसकी वजह से आपके ग्रीन हाउस हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में आपका गुड ओजोन है, और स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही आपके क्या हो जाते हैं, आपका एरोप्लेन्स उड़ते हैं, ठीक है। अगर हम हॉट एयर बैलून्स की बात करें, तो वो कहाँ पे उड़ रहे हैं, आपके ट्रोपोस्फेयर के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर में क्या होते हैं, एमसो मीसोस्फेयर और एम से मेटेरॉइड्स, क्या हो जाते हैं यहाँ पे आपको, मेटेरॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। उसके बाद आपका थर्मोस्फेयर। अगर हम थर्मोस्फेयर की बात करेंगे, थर्मोस्फेयर में आपके क्या आ जाते हैं, आपके सैटेलाइट्स आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं आपके सैटेलाइट्स आ जाते हैं। यहीं पे आपका एक और होता है, मीसोस्फेयर में ही आपको यहाँ पे देखने, आपको थर्मोस्फेयर के अंदर आपको एक इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, जो कि आपका क्या होता है, एरोरा वाला इफेक्ट। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे देखो कितना सुंदर ये एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे डिफरेंट कलर की लाइट्स है, क्या है यहाँ पे, डिफरेंट कलर की लाइट्स है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ये आपको देखने के लिए मिलेगा कहाँ पे, आपके आयनोस्फेयर के अंदर, ठीक है। या आप थर्मोस्फेयर ही कह सकते हैं, यहीं पे आपका आयनोस्फेयर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, एक्सोस्फेयर। और एक्सोस्फेयर के अंदर आपकी स्पेसशिप्स वगैरह ये होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितने कितने दूर है, ये 0 to 10 माइल्स पे है, ये 11 to 31 माइल्स पे है, ये 32 to 85 माइल्स पे है, ये 86 से 372 माइल्स पे है, ये 310 से 620 माइल्स और ऊपर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी होती हैं, ठीक है। और आपके यहीं पे ही आते हैं आपके क्या, जीपीएस सिग्नल्स, आपके रेडियो सिग्नल्स, ये सारे यहीं पे कंसिस्ट अप होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाता है, तो हम यहाँ से ये चीज याद कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारा सीरीज क्या हो जाता है, तो हमने किस नाम से याद किया, टसमटी के नाम से याद किया, ठीक है। और उसके बाद हमने लेयर्स के बारे में पढ़ लिया, ट्रोपोस्फेयर में क्या उड़ेगा, ठीक है, आपके हॉट एयर बैलून होते हैं। तो आपके एयर प्लेन्स वगैरह बादलों के ऊपर उड़ते हैं ना, राइट। तो आपके कौन सी वाली लेयर पे होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर पे होते हैं। एम से मेटेरॉइड्स है, और एम से आपका मीसोस्फेयर है। आपके जीपीएस सिग्नल्स वगैरह ये कहाँ पे होते हैं, आपके थर्मोस्फेयर के अंदर है। और एक्सोस्फेयर में आपकी क्या हो जाती है, स्पेसशिप हो जाती है, ठीक है। तो बैक टू द क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो सबसे पहले क्या आता है आपका, हम यही याद करें, क्या है हमारा, टसम टी के नाम से हमने याद किया था। तो सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, ट्रोपोस्फेयर। तो अब पहले आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर, बी ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, मीसोस्फेयर। फिर आपका क्या आ जाता है, थर्मोस्फेयर। लास्ट में क्या होता है आपका, एक्सोस्फेयर। तो पहले आपका क्या आएगा, डी, फिर बी,
फिर सी एंड फिर ए। तो यहाँ से आपका सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ठीक है। आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और एक होमवर्क क्वेश्चन भी है आपके लिए। प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सेशन कैसा लगा है प्लीज बताइएगा। आई होप आपका बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन। तो आप इस वाले का, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय।